तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ, अगर आप एक साल में देखें तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में चेंजेस हो या जो जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं, उससे हमने काफी जो देखा है असर कंजम्पशन के ऊपर पड़ा है और दूसरे सेक्टर्स के ऊपर पड़ा है। जहां तक बजट का सवाल है, देखिए जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग करना, दो चीजें हैं। एक तो सेक्टर में पोटेंशियल है तो है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये देख के कि उसमें बजट में कुछ आएगा, इवेंट बेस्ड अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा रिस्की होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बजट में अगर कुछ मिल भी गया जो हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में बजट में उतना कुछ मिला उस सेक्टर को जितना मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि अगर हमें पता है कि कुछ मिलने वाला है तो पूरी मार्केट को पता है, तो काफी बार क्या होता है कि वो जो जो भी मूवमेंट होना है वो बजट से पहले हो जाता है, और बजट के बाद जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। और वैसे भी बाय नेचर स्मिता सेक्टर फंड जो है उसमें आपकी टाइमिंग जो है एग्जिट और एंट्री की बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं हमेशा। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है, आप जो पोटेंशियल वाले सेक्टर हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम करना और उसको बजट में एंटिसिपेट करना कि क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्मिता, तो हर साल बजट आएगा, जनरल इलेक्शन आएंगे, असेंबली इलेक्शंस आएंगे, यूएस के इलेक्शंस आएंगे, बहुत सारे इवेंट हैं। तो इवेंट बेस्ड प्रोसेस जो इन्वेस्टिंग है वो कभी कभी रिस्की होता है, और ज्यादातर रिस्की होगा मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये पोटेंशियल हो सकता है। आप कैसे निवेशक हैं, क्या आप में वो क्षमता है उसको पहचानने की, उसमें इन्वेस्ट करने की, उसके ऊपर आपको अपना डिसीजन बेस करने की जरूरत है। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी सर कि इवेंट बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट कम से कम म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि नहीं ही करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि उसके लिए और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर और भी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिलती है, जैसे स्टॉक्स वगैरह, जहां पर बजट के हिसाब से हम ऊपर नीचे जाते हुए स्टॉक्स भी देखते हैं, और वहां एक अच्छा खासा हम देखते हैं कि लोग उतनी ही टाइम स्पैम में एक अच्छा प्रॉफिट भी उससे कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड को लेकर थोड़ी उम्मीद जगती है, क्योंकि हाँ सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं ये और थीम स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे में पराशर जी, हमने 2025 में देखा कि इसका ट्रेंड घटा। लगभग मार्च की अगर मैं बात कहूं तो उस समय तो हमने देखा था कि इसका जो इनफ्लो था एमफी के आंकड़ों में वो 97% तक कम हो गया था। यानी कि लोगों ने इससे पैसा डाला नहीं नया, बल्कि जो थे वो बने रहे, नया कोई पैसा इसमें नहीं आया। सेम ये हाल हमने इसका साल भर 2025 में देखा है। काफी वॉलेटाइल ये पूरा का पूरा सेक्टर थीमेटिक जो फंड है वो रहा। आपके हिसाब से आगे किस तरीके की संभावना दिखती है इसमें? देखिए बिल्कुल, ये जैसे बजट को लेकर जैसे हेमंत जी ने कहा ये इवेंट बेस्ड है, तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड को अगर हम समझें तो ब्रॉडली एक सेक्टर या एक थीम में 80% निवेश करना, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, और अगर रिस्को मीटर में देखें तो ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। मतलब वैसे तो इक्विटी अपने आप में एक रिस्की कैटेगरी है, विद इन इक्विटी में भी ये सबसे हाईएस्ट रिस्क टेकिंग कैटेगरी है। अब निवेशक ने क्या किया 2024-25 में,
स्मिता जी देखें तो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है कि एक एएमसी के पास एक ही लार्ज कैप या मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है, दो लार्ज कैप नहीं हो सकते। लेकिन वो करना भी है तो इस टाइप की कैटेगरीज में निवेश करें जहां पे फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन है, ना कि आप ऐसी गलती करें कि एंट्री बजट में गलती कर जाए और रिटर्न्स में काफी नुकसान उठाने को मिले। बिल्कुल, लेकिन पराशर जी आपके ही नमक वाले बयान से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बीएफएसआई फंड बहुत पसंद आते हैं, और डिफेंस फंड ने तो जैसा किया वो तो हमने देखा कितना अच्छा रिटर्न रहा हमने, और खास करके अगर नाम ले तो एचडीएफसी डिफेंस फंड का हमने अच्छा खासा एक रिटर्न देखा, लेकिन बाद में ये भी देखा कि फंड्स नहीं भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर भी सर मैं फंडामेंटली आपसे जानना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सेक्टोरल थीमेटिक फंड एक आइडियल चॉइस हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड का फर्ज है या जो उनकी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हर तरह के फंड आपको एज एन इन्वेस्टर देंगे। सेक्टर फंड में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाना। सेक्टर फंड अगर आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उसके अंदर सेक्टर को पहचानना, उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये समय समय पे हमने देखा, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट्स है वो साइक्लिकल रहते हैं, तो उसके लिए वो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे आपने एग्जांपल दिया, डिफेंस फंड है, ऐसे और भी फंड्स हैं, चाहे वो थीमेटिक फंड की बात करें तो पीएसयू इक्विटी फंड जो थे, और उससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहे हैं, पहले पावर सेक्टर फंड, बहुत सारे सेक्टर फंड्स हैं जिन्होंने समय समय पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि सेक्टर फंड को आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना है। हम ये कह रहे हैं कि आप सेक्टर फंड में पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन ये दो चीजें क्रूशियल है। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई सही सेक्टर को पहचान लो और सही समय पे पहचान लो, और आपका एलोकेशन देखिए स्मिता, इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर मैंने सेक्टर को पहचान भी लिया और मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का है और मैंने 50,000 या 1 लाख अगर डाल भी दिया, और 2% अगर वो 100% भी रिटर्न देगा तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या फर्क पड़ेगा। तो सेक्टर पहचानना, उसकी एंट्री एग्जिट और कुछ क्वांटम, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो चाहे अपने हिसाब से 10% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है, क्योंकि आप 3-4 सेक्टर का अगर एक पोर्टफोलियो बनाए तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए इक्विटी खुद से एक काफी एग्रेसिव एसेट क्लास है। काफी सारे निवेशक जो नॉर्मली एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्गर पीरियड एक कॉर्पस बनाने के लिए, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना कहीं महंगा पड़ सकता है। हाँ, एक बार मैंने बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, मेरी रिस्क प्रोफाइल मुझे अलाउ करती है, और मुझे लगता है या तो मैं किसी की एडवाइस ले रहा हूँ या खुद से पहचान कर सकता हूँ, तो बिल्कुल सेक्टर फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है, सही या गलत वो एक अलग चीज है कि भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोगों ने एलोकेशन किया है, लेकिन हमने सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड के एरियम को काफी बढ़ते हुए देखा। तो बिल्कुल जगह है, लेकिन हर निवेशक के लिए नहीं। कुछ निवेशक या एक सेगमेंट है, एक सेक्शन है जो इसको पहचानते हैं और उनको पोटेंशियल को पहचानते हैं, अपना रिस्क को पहचानते हैं, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला के एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में से मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टोरल फंड्स अलग होते हैं और थीमेटिक फंड्स अलग तरीके के फंड होते हैं। दोनों अलग अलग हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टाइल हैं, जो आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो में शामिल करना है ये भी बहुत जरूरी होता है जानना। तो इसलिए पराशर जी मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड, इन दोनों की एक आइडियल स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा सेक्टोरल फंड जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है या आईटी सेक्टर है, तो आपने सेक्टोरल फंड में निवेश किया, वो उसी एक सेक्टर में ही उसको 80% निवेश करना होगा, उसी टाइप के स्टॉक्स में निवेश करना होगा। तो ये थोड़ी कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी हो जाती है। वहीं पे थीमेटिक सेक्टर में, कैटेगरी में आपको एक थीम मिल जाती है जिसमें कई सेक्टर आ सकते हैं। जैसे कंजम्पशन है, उसमें रिटेल भी आ सकता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर भी आ सकता है और बैंकिंग भी आ सकता है। तो कई सारे सेक्टर्स उसमें थीम में आ सकते हैं। तो कंजम्पशन या थीम जो भी है वो थोड़ा सा सेक्टर से ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो ये तो दोनों में ये फर्क है। दूसरा, मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरी में जाएं, जहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कॉल ले रहा है, या फिर बिजनेस साइकिल की उस साइकिल को समझते हुए उस टाइप के स्टॉक्स में फंड मैनेजर निवेश कर रहा है, तो वो बेटर स्ट्रैटेजी है। बट अगर आप स्मिता जी देखें, आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी जाते हैं, जैसा आपने बोला भी, तो वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड फंड में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बस एक फोकस है कि 80% बैंकिंग के ही शेयर्स होंगे। तो अगर बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो टैक्टिकल कॉल है, 10 से 15%
तक ही इसमें आपको निवेश करना चाहिए, और वो भी जब आप एंट्री और एग्जिट को बहुत अच्छे से समझ पाए तभी आपको निवेश करना चाहिए। अदरवाइज जो जैसा मैंने बताया कि आप फंड ऑफ थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरी में जाए या फिर बिजनेस साइकिल कैटेगरी में जाए जहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कॉल ले रहा है, तभी आप इसमें निवेश करें। ओके अब सर एक चीज और है, अब कई लोग हम देखते हैं कि एक ही सेक्टर में ऑलमोस्ट एक ही सेक्टर के फंड लेकर जो अपना पोर्टफोलियो है उसका वेटेज बढ़ा देते हैं और उसमें काफी ज्यादा हम देखते हैं कि रिस्क एपेटाइट जो होती है वो भी अपनी बढ़ा लेते हैं। ऐसे में एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी के भी पोर्टफोलियो में, अगर वो सेक्टोरल और थीमेटिक इन दोनों ही फंड को शामिल कर रहा है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर कैसी स्ट्रैटेजी उनको लेकर चलनी चाहिए? देखिए इसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। एक जो आम निवेशक है वो समझ के रखे कि अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टेड हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, एज एन इन्वेस्टर अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है तो आपके फंड मैनेजर को भी दिख रहा है। तो मेरा एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आम निवेशक है वो ये समझ के चले कि अगर आपका फंड अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं आपके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे हैं और उन फंड्स और थीम के अंदर पैसा डाल रहे हैं जहां पे उनको पोटेंशियल दिख रहा है और वाकई में वो परफॉर्म भी कर रहा है। अब अगर हम उन निवेशकों की बात करें जो खुद से सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड की में डालना चाहते हैं, जैसे आपने कहा एक सेक्टर फंड डालना, ऑब्वियसली सेक्टर फंड इटसेल्फ कंसंट्रेटेड है, फिर उसमें भी अगर आप एक ही सेक्टर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है वो काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर टाइमिंग और कितना पोटेंशियल है वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर आप सेक्टर फंड को देखें और आपने अगर एक परसेंटेज डिसाइड किया कि मेरे पोर्टफोलियो का 10 या 15 या 20% पोर्टफोलियो जो है वो सेक्टर थीमेटिक में जाएगा, तो 2 या 3 फंड आप डेफिनेटली रखिए। उसमें से मे बी एक अच्छा थीम हो सकता है, 2 सेक्टर हो सकते हैं। एक ही फंड में लगाना मुझे लगता है थोड़ा काफी रिस्की है इस समय पे। अगर हम बात करें, देखिए जैसे हमने बात की कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारा जो सरकार है उसका फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी के ऊपर, तो वो एक डेफिनेटली पोटेंशियल है, लेकिन उसमें हमने देखा है कि वो थोड़ा परफॉर्मेंस जो वो इनकंसिस्टेंट रहता है। दूसरी अगर हम बात करें, हमने पिछले 1 साल में क्या देखा कि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, राइट, जीएसटी में चेंजेस हुए, इनकम टैक्स में चेंजेस हुए, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बेस्ड जो लगता है, मुझे लगता है थीम जो है वो काफी अच्छा है। बीएफएसआई में भी चाहे तो आप एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जाए, उसमें भी अगर आप चाहें फाइन ट्यून करना, तो उसमें ऐसे फंड्स हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, या फिर अब ऐसे भी फंड्स हैं जो कैपिटल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जैसे ब्रोकिंग फर्म होगी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा थीम है, ऐसा जो सेक्टर है जहां पे काफी सारा पोटेंशियल है, क्योंकि जो भी वेल्थ बन रही है अल्टीमेटली इन्हीं कंपनीज और इन्हीं सब सेक्शंस के थ्रू बनने वाली है। तो ये एक अच्छी, मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है इसके अंदर, जिसमें निवेशक डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। एक एड ऑन है, क्विकली मैं चाहूंगी इस पर आप कर दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी सब लोगों को रहता है कि कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं ये, या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का इनको हिस्सा बनाना चाहिए? नहीं, देखिए कोर तो नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्निकल एलोकेशन है, तो ऑब्वियसली वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना पड़ेगा उसको। सिर्फ उसके अंदर आप कितनी होल्डिंग, कितना परसेंटेज रखते हो, वो डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टर के ऊपर। कोर होल्डिंग में क्या है, कोर होल्डिंग जनरली ऐसी होती है जो ओवर लॉन्गर टर्म आपको उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे। हमने बार बार ये बात की है कि ये जो सेक्टर थीमेटिक फंड है इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोर पोर्टफोलियो नहीं होगा, ये आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ओके तो ऐसे में अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से निवेशकों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो इसमें कर सकते हैं एलोकेशन। तो पराशर जी आप जरा बताइए कि कौन से निवेशक इसको ले सकते हैं, किसके लिए सबसे सूटेबल लगता है आपको? देखिए स्मिता, जैसे मैंने बताया कि ये रिस्को थर्मामीटर में सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स दोनों प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे। तो जो लोग रिस्क समझते हैं और सेक्टर्स को समझते हैं कि भाई इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, उसकी बारीकियों को समझते हैं, वही निवेशक इसमें निवेश करें। और एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में कैटेगरीज में जाएं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है, उसी टाइप के स्टॉक्स में कैटेगरीज में निवेश करें। सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में जो लोग बिल्कुल मेच्योर हैं, समझ चुके हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को, 2-4 साइकिल्स देख चुके हैं और रिस्क ले सकते हैं, वही निवेशक इसमें निवेश करें। तो बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी, और साथ में ये भी आप लोगों ने बताया कि कौन से और किस तरीके के निवेशकों को उसमें निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड जिस पर बजट के वजह से रख